नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम मौर्य प्रशासन तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है, बृहद स्तर पर केंद्रीय प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सेंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथों में हुआ है? तो विशाख दत्त के। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थल कहाँ स्थित था? तो बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थल स्थित था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो द प्रिंस की तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो लकड़ी से। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने पराजित किया? तो सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं जिसमें है मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक यानी सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। अगला प्रश्न है, कुम्हार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन ने किया है। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। तो मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तो यहाँ पर तीर्थ से संबंधित विभाग या कार्य दिए गए हैं। तो पहले है मंत्री या पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कोषाध्यक्ष। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी यानी वित्त मंत्री या कर संग्राहक। मंत्रिपरिषदाध्यक्ष यानी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति सेनाध्यक्ष या सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतर्वशिक सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी। नेक्स्ट है कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। नेक्स्ट है दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। 8वीं वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। अगला है द्वारिक राजमहल का प्रबंध एवं देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। तो यह है मौर्यकालीन तीर्थ या अधिकारी। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन अधिकारी पौत्वाध्यक्ष का प्रमुख कार्य क्या था? तो पौत्वाध्यक्ष का प्रमुख कार्य था मापतोल का। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर एवं उद्गोलम इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला चले गए जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति या संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया है? तो रज्जु कहा गया है मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि में प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों पर। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, यह स्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थान है पेशावर, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता। तो अशोक के शिलालेख खोजकर्ता और वर्ष दिया गया है। धौली अभिलेख की खोज की थी 1837 में किट्टो के द्वारा। बहाबरू शिलालेख की खोज की थी कैप्टन बर्ट ने 1837 में। बराबर व नागार्जुनी गुफा की खोज की थी हैरिंगटन ने 1785 में। दिल्ली टोपरा शिलालेख की खोज की थी कैप्टन पोलियर ने 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की थी पेड्रे टी पेंथलर ने 1750 में। मानसेहरा शिलालेख की खोज की थी कैप्टन ले ने 1889 में। कालसी शिलालेख की खोज की थी कैप्टन फॉरेस्ट ने 1860 में। रुमनदेही शिलालेख की खोज की थी फिहरर ने 1896 में। जौगढ़ शिलालेख की खोज की थी सर वॉल्टर इलियट ने 1850 में। ग्रेनाड शिलालेख की खोज की थी लेफ्टिनेंट कर्नल टार्ड ने 1822 में। शाहबाजगढ़ी शिलालेख की खोज की थी एक फ्रांसीसी अधिकारी ने 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख की स्थापना की थी टी.एस. बर्ट ने 1834 में। मास्की अभिलेख की खोज की थी बीडेन ने 1915 में। निगाली सागर शिलालेख की स्थापना की थी फिहरर ने 1895 में।
रामपुरवा शिलालेख की खोज की थी कार्लाइन ने 1872 में। सारनाथ शिलालेख की खोज की थी ऑरेल स्टाइन ने 1905 में। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है देवनाम पिया या पियादर्शी देव का प्यारा उपनाम से। अगला प्रश्न है, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो अशोक ने। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो यह है भाबरू स्तंभ, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद शिलालेख से। अगला प्रश्न है, गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, यह किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो शीताध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो अशोक ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कालसी से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं अधिकारी और विभाग। तो शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान, शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष और संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत समुत्थान और समव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका में, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया? तो जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला। अगला प्रश्न है, गाँव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो मौर्यों ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न, तुर्मे कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मिस्र के शासक टोलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुर्मे कहा गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो राजस्व के स्रोत थे। अगला प्रश्न है, गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सातवाहन। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। अगला प्रश्न है, मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो अलेक्जेंडर था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन का। अगला प्रश्न है, अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? तो दशरथ ने। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं अशोक की उपाधियां, तो उपाधि और स्रोत दिए गए हैं। तो अशोक उपाधि की जानकारी का स्रोत है मास्की लघु शिलालेख। देवनाम प्रियदर्शी अशोक राजा उपाधि की जानकारी का स्रोत है गुर्जरा लघु शिलालेख। अशोक मौर्य उपाधि की जानकारी का स्रोत है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रियदर्शी राजा उपाधि की जानकारी का स्रोत है बराबर गुहालेख। प्रियदर्शी राजा मगध उपाधि की जानकारी का स्रोत है भाबरू बैराट लघु शिलालेख। प्रियदर्शी राजा उपाधि की जानकारी का स्रोत है कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश। अशोकवर्धन उपाधि की जानकारी का स्रोत है पुराण। राजा अशोक उपाधि की जानकारी का स्रोत है नेटूर लघु शिलालेख और राजा अशोक उपाधि की जानकारी का स्रोत है उद्गोलम लघु शिलालेख। तो यह है अशोक की उपाधियां। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तो तक्षशिला में। अगला प्रश्न है, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो आरमाइक भाषा से। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो बैक्ट्रियन शासकों का। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य था सिक्कों का परीक्षण। अगला प्रश्न है, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था? तो अमित्रघात नाम से जाना जाता था बिंदुसार।
नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है मौर्य काल की मुद्रा। तो इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के हैं, इनमें है पर्ण, अर्धपर्ण, पाद व अष्टभाग। तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के थे, इनमें है मासक, अर्धमासक, कांकड़ी और अर्धकांकड़ी। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने मौर्य प्रशासन, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।